A very blissful morning to one and all present over here. Today I, Ansh Vaishnava, And I, Ananya Nema, we are all gathered here for Youth Parliament organized by Pandit Kunjilal Dubey, Rashtriya Sansadiya Vidyapeeth. I would like to introduce our esteemed guest of today's program, Dr. Pratima Yadav Ma'am, Director of Sansadiya Vidyapeeth. Shri Ravinesh Tiwari Sir, Under Secretary of MP Parliament Affairs Department, Srimati Bharti Srivastav Ma'am, Assistant Directorate of Public Instruction, Srimati Anita Ma'am, Coordinator of MP Vidhan Sabha. Nothing can be started without blessings of our Almighty. Let us hope that brightness of education overcomes the darkness of division, injustice and aggression in society and leads us to growth, equality and liberty. We would like to appreciate the Goddess of Wisdom for her blessings by kindling this lamp. Now I request dignitaries of this program to rise up from their gracious seats to light the holy lamp. मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, पंडित कुंजीलाल दुबे का जन्म 19 मार्च 1896 में हुआ था। वे मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पंडित कुंजीलाल दुबे जी के नाम पर संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देना है। Music is a moral law. It gives soul to universe, Wings to the mind flight to the imagination. and charm to the life and to everything. To begin this auspicious event, here comes the school choir with a welcome song. आए हैं
I request to Principal Sir to welcome our chief guest, Dr. Pratima Yadav ma'am, Shri Ravinath Tiwari sir, and Srimati Bharti Srivastava ma'am. माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय पधार हैं। मैं युवा संसद में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि यह सत्र देश के सर्वांगीण एवं सतत विकास में कारगर होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा, सभी खड़े हो जाएंगे। जय हिंद। अब शपथ ग्रहण होगा। महासचिव नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण प्रारंभ करें। सुश्री कनुप्रिया यादव जो महाराष्ट्र के अमरावती संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, वह शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? शपथ है तो आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मी मराठी भाषेत शपथ घेईन। मी विधानसभेच्या सदस्य निवडून आल्यानंतर देवाच्या नावाने शपथ घेतो की मी कायद्याने स्थापित केलेल्या भारतीय संविधानावर खरा विश्वास आणि निष्ठा ठेवीन, भारताचे सार्वभौमत्व अखंडता अबाधित ठेवीन आणि ते मी जे पद स्वीकारणार आहे ते निष्ठेने पूर्ण करीन। श्रीमान अंश वैष्णव जो गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, वह शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगे। श्रीमान, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं गुजराती भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। હું આ વિધાનસભાનો સદસ્ય નિર્વાચિત થયો છું। ઈશ્વરની શપથ લઉં છું કે મેં આ વિધાન દ્વારા સ્થાપિત ભારત સંવિધાનના પ્રતિ સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખું છું। હું ભારતની પ્રભુતા અને અખંડતા અતૂટ રાખીશ। अब सदन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा।
माननीय सदस्यगण, इस सत्र में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए माननीय सदस्यगण, इस सत्र में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा के सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों की विश्वास की अभिव्यक्ता है। मैं आज के सत्र में देश के उन लाखों सेनानियों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसका अधिकार दिलाया है। आज़ादी के 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी मनभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक सम्मान करती हूँ। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसरों ने भी विदेशवासियों को प्रेरणा दी है। श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे विशेष अवसरों को हमारी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से मनाना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार मानती है अतीत को याद रखना और उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। माननीय सदस्यगण, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम सभी भारतीयों के लिए अगले 25 वर्षों के संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तैयारी के साथ उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार इसमें सफलता प्राप्त करेगी। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए लोकसभा के इस सत्र में सभी सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए लोकसभा के इस सत्र में संवेद सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। राष्ट्रपति ने के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं दिनांक 3 अप्रैल 2023, 8 अप्रैल 2023, 15 अप्रैल 2023 का समय नियत करता हूँ। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हैं वे आज अपराह्न 4 बजे तक लोकसभा सचिवालय में दे सकते हैं। लोकसभा की कार्रवाई कल प्रातः 10:30 बजे तक के लिए स्थगित है। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री संतोष सिंह चौधरी का निधन 14 जनवरी 2023 को हो गया है।
श्री चौधरी जी का जन्म 18 जनवरी 1945 ग्राम धलीवाल में पंजाब में हुआ था। अपने 9वीं एवं 10वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से जालंधर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। आपके निधन से देश ने एक लोकप्रिय नेता और कर्मठ समाज सेवी को खो दिया है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मौत आई तो कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं दरिया हूँ समंदर में मिल जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं श्रीमान संतोष सिंह चौधरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे एक दूरदर्शी, संघर्षी, एक जुझारू नेता थे। सदैव उनकी कार्यशैली पर गर्व करता था। मैं अपने दल की ओर से उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके एवं सदन द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करता हूँ। उसने ना जाने कौन सी आह भरी होगी, जाते जाते उसने आवाज़ तो दी ही होगी। अध्यक्ष महोदय जी, श्री संतोष सिंह चौधरी एक सौम्य सज्जन एवं संवेदनशील नेता थे। वह पक्ष और विपक्ष के मार्गदर्शन भी थे। उनका शायराना अंदाज, गर्मजोश और पहल क्षमता को हम हमेशा याद रखेंगे। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल के साथ प्रेषित करता हूँ। सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट मौन खड़े हुए। ओम शांति। महासचिव, आप शोक संतप्त परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेज दीजिए। जी अध्यक्ष महोदय। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित। तारांकित प्रश्न क्रमांक 3002 श्री अभिषेक नामदेव सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए सदन में मौजूद सदस्यों को बताना चाहूँगा, भारत सेना कहती है डिफेंस का बजट तो बढ़ा दो, और सरकार बढ़ाना तो छोड़ो, कम करने की बात करती है। सरकार ने डिफेंस बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम किया है। 63,000 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये करोड़ों की बात हो रही है महोदय जी। जनता का कहना है शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, और ये हमारे देश की विडंबना है जो हमारे भारत जैसे बड़े देश में शिक्षा के लिए मात्र 2% बजट है, मात्र 2%। सरकार दवाइयों जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर टैक्स बढ़ाती है और गरीबों को भुगतना पड़ता है। बताइए मान्यवर, कहाँ गया पैसा, कहाँ गया पैसा, किसके पास गया? शांति बनाए रखें। अरे ये क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ। ये सारा पैसा गया माननीय नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया ये सारा पैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास। 14,000 करोड़ गरिमा बनाए रखें। 14,000 करोड़ का स्कैम करके नीरव मोदी भाग गया। 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, और 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। और सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। ये सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, और ये जानकारी मेरी नहीं है मान्यवर, ये जानकारी मेरी नहीं है, ये सरकार के सूत्रों से पता चला। इन्होंने पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 11 लाख करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जनता जीरो लगाते लगाते थक जाएगी। इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार। शांति बनाए रखें। इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को कर्जा दिया है। 2.5 लाख करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये करोड़ों की बात हो रही है। जनता जीरो लगाते लगाते थक जाएगी। इतना पैसा इन्होंने कर्जा दे दिया और कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं जवाब चाहता हूँ पक्ष से, इन लोगों को 2.5 लाख करोड़ और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ाते हो, खाने पर टैक्स बढ़ाते हो, दवाई पर टैक्स बढ़ाते हो। अरे ये कैसी सरकार है जो जनता का नहीं खुद का भला चाहती है? जवाब दीजिए। संबंधित मंत्री जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, विपक्ष के बताए गए आंकड़े बहुत गलत है।
महोदय जी, आप पहले कब्रिस्तान में काम करते थे क्या, जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? महोदय, डिफेंस बजट 13.7% से बढ़ा है। ये पिछले साल 1,19,000 करोड़ था और इस साल 1,38,000 करोड़ कर दिया गया है। माननीय, अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि इसको बढ़ाया गया है। महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षा का बजट 2% नहीं 8.2% है। भारत सरकार इस पर काम कर इसे और बढ़ा रही है। और आप बात करते हैं पैसे इधर उधर करने की, तो विपक्ष करप्शन की बात ना ही करे तो ही बेहतर होगा। महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 2023 की शुरुआत से ही भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर चुकी है, जैसे कि कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कैपिटल गुड्स पर इंडिया का मार्केट 43.2 बिलियन है। जी हाँ, मैंने सही कहा, 43.2 बिलियन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2020-21 में यह आंकड़ा लगभग 21 लाख था। धान्यबाजी से लिखे आंकड़े हमें न बताए माननीय प्रधानमंत्री महोदय। यह आंकड़ा 21 लाख करोड़ था और 2023-24 में यही आंकड़ा 26 लाख करोड़ से बढ़ा है। यह 19.2% से बढ़ा है। महोदय, पब्लिक सेक्टर में बहुत सी जगह इन्वेस्ट किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन। अगर ये सब सुनने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप पिछले रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। Any supplementary questions? Yes, please. यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकता है। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। हेरा फेरी, बेईमानी, अनीति, क्या इन सब का मतलब मौजूदा सरकार है? गरिमा बनाए रखें। अरे ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने देश के सबसे मशहूर एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। ये मोदी जी की सरकार थी जिसने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जो लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहा था। और दूसरी तरफ वो अडानी लाखों करोड़ों का स्कैम किए जा रहा है और उससे कोई सवाल तक नहीं पूछा है। कोई एविडेंस है आपके पास? जी, आप एविडेंस की बात करती हैं, एविडेंस का पूरा पुलिंदा मेरे हाथ में है। दूसरी तरफ अडानी लाखों करोड़ों का स्कैम किए जा रहा है और उससे कोई सवाल तक नहीं पूछे जा रहे। क्यों ईडी और सीबीआई इन मामलों में कोसों दूर रहता है? क्या सरकार इन लोगों की परछाई बनी घूमती है? अरे मैं तो कहता हूँ मुझे 3 घंटों के लिए ईडी और सीबीआई दे, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब सलाखों के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे। शांति बनाए। महोदय, ये भारत देश है और यहाँ कानून सबके लिए एक है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटालों में से सीबीआई के लिए एक है। ये बताया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देता था। दिल्ली सरकार की नीति कुछ डीलरों का पक्ष लेती थी, जिन्होंने इसके लिए अच्छी खासी रिश्वत दी थी। महोदय जी, सूत्रों से पता चला है सिसोदिया राजकोष को नुकसान पहुंचाने, राज्य को धोखा देने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार करा गया है। और रही बात अडानी जी की, तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 402 श्री पवन विश्वकर्मा सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि आखिर क्या कर रहा है वह आजकल। वह डकैती नहीं डालता, वह तस्करी नहीं करता, वह हत्याएं नहीं करता, फिर भी ये सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि आखिर क्या कर रहा है वह आजकल। बेरोजगारी। हाँ अध्यक्ष महोदय, ये वही बेरोजगारी है जिसका हल मौजूदा सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर बेरोजगारी दूर करने का झूठा सपना युवाओं में जगाया है। हाँ अध्यक्ष महोदय, आपने सही सुना, झूठा सपना। अग्निपथ योजना उम्मीदवारों को केवल 4 साल के लिए ही रोजगार प्रदान करेगी तथा केवल 25% उम्मीदवारों को ही परीक्षण अवधि के बाद स्थायी जगहें दी जाएंगी। अन्य 75% को नौकरियां छोड़नी होंगी। अन्य सरकारी नौकरियों की तरह उम्मीदवारों को कोई भी अतिरिक्त या बुनियादी लाभ नहीं दिए जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे मंत्री महोदय? संबंधित मंत्री जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यदि एक पानी का ग्लास आधा
तो यह देखिए कि वह आधा भरा है, ना कि यह कि वह आधा खाली है। मंत्री महोदय, आधे गिलास पानी से आप किसी की प्यास घटा सकती है, बेरोजगारी नहीं। बात पूर्ण करने का मौका दीजिए। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 25% कर्मचारियों को 4 साल बाद भी रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि लाखों उम्मीदवारों को अंततः स्थायी नौकरी मिल जाएगी। जिन अग्निवीरों को 4 साल बाद नहीं रखा जाएगा, उन्हें सशस्त्र बलों की सेवा करने का अनुभव मिलेगा। वे अपनी सेवा के अंत में अधिक अनुशासित एवं कुशल बनेंगे। अग्निवीरों को 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद 12 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूर्णतः सक्षम होंगे। जो लोग नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उन्हें लोन लेने में सरकार से मदद मिलेगी। अगर वे इस तरह का करियर चुनते हैं तो उन्हें सीएपीएफ, असम राइफल्स और पुलिस भर्ती में भी प्राथमिकता मिलेगी। मुझे आशा है कि विपक्ष मेरी बात से संतुष्ट होगा। Any supplementary questions? Yes. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा पूरा प्रश्न यह है कि क्या होगा अगर वे बाकी के बचे हुए 75% सैनिक अपनी सेवा अवधि के बाद किन्हीं आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए तो क्या होगा इस देश के भविष्य का? क्योंकि उन सभी को हथियारों एवं शस्त्रों की पूर्ण जानकारी होगी, जिस कारण आगे चल के वे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, काका हाथरसी ने कहा है, आगा पीछा देखकर मत होइए गंभीर, जैसी जिसकी भावना वैसा देखे सीन। मंत्री महोदय, बात का समय सीधा मुद्दे पर है। महोदय जी, क्या ये सोचना ठीक रहेगा कि वे सभी सैनिक किन्हीं आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, क्योंकि उन सभी ने 4 वर्ष तक एक फौजी का जीवन जिया है और वे अपनी सेवा के अंत में अधिक अनुशासित एवं कुशल बनेंगे। महोदय जी, इस योजना को लाने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। जिन अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है, उनकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 23 साल होगी, जिससे सेना की एवरेज एज घट जाएगी और भारतीय सेना युवाओं से मिलकर बनेगी। इस योजना को लाने के बाद सरकार के ऊपर से पेंशन लोड कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा डिफेंस बजट है, उसमें से 55% उपयोग होता है सैलरी और पेंशन देने में। पर इस योजना को लाने के बाद सरकार के पास ये पैसा बच जाएगा और वो उसे उपयोग करेगी सेना को आधुनिक बनाने में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरी इस बात से तो विपक्ष भी संतुष्ट होगा। पिछले 8 सालों में देश को इस रास्ते पर बढ़ने तक का मार्ग भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म्स तात्कालीन रूप से अप्रिय लग सकते हैं, पर समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 400 से श्री सुमित किरार सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर है और मंत्री महोदय चूंकि आप स्वयं एक महिला हैं, तो आप मेरे प्रश्न के पीछे छुपी हुई संवेदना को अच्छे से समझ जाए। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण एवं छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती रहती हैं और सरकार तो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो वे अपने कैबिन में बैठकर रिश्वत से अपनी जेबें भरते हैं। मैं पक्ष से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं हमारे देश में रेप और मर्डर केसेस की संख्या कितनी है? मंत्री महोदया, यह आप बताने का कष्ट करेंगी या फिर मैं बताऊँ? चलिए मैं ही बताता हूँ। वर्ष 2021 में हमारे देश में दर्ज किए गए रेप और मर्डर केसेस का आंकड़ा 31,677 केसेस था। आपने सही सुना अध्यक्ष महोदय, 31,677 केसेस, यानी दिन प्रतिदिन हमारे देश में 46 महिलाएं ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं। और मंत्री महोदया, आप इन आंकड़ों को झुठला नहीं सकती, ये आप ही की सरकार की बनाई गई NCRB की रिपोर्ट कहती है।
और अगर हम पिछले घटनाक्रम की बात करें तो राजधानी दिल्ली में श्रद्धा नामक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसके 35 टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया गया। और जब सरकार के पास न्याय की बात आई तो पीड़ित के परिवार को मुआवजा दे दी गया। अरे मंत्री महोदया, मुआवजा देने से क्या श्रद्धा वापस जिंदा हो जाएगी, बताइए। उस गुड़िया की चीख शायद अब खामोश हो गई। शैतानी के आगे लाचार, बेबस और बेहोश हो गई। बेधड़क सौदा हुआ भावनाओं का मेरे देश के बाजारों में बस बजट बनाकर सियासत एहसान फरामोश हो गई। मंत्री महोदया, आप जो योजनाओं की बात करती हैं वह कभी सरकारी फाइलों के बाहर भी आई है या फिर सरकार के काले धन को सफेद करने के लिए बस एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बताइए। चूंकि बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, आप और आपकी सरकार चुप बैठ सकती है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाब चाहिए। संबंधित मंत्री जवाब दीजिए। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सान्या या मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो एक नारी नहीं कर सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करने के लिए मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगी, परंतु उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करती हूँ। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय है। इस प्रकार राज्य सरकारें महिलाओं और लड़कियों सहित नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं। सरकार ने पुलिसकर्मियों को नारी सुरक्षा को ही अपना प्राथमिक कर्तव्य बनाने को कहा है। हर पुलिस थाने में एक फीमेल सेल बनाया गया है, जहां एक लेडी पुलिस ऑफिसर 24 घंटे तैनात रहती है। भारत के हर एक शहर के हर एक प्रमुख राज्य को सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार होती है। माननीय महोदय, राज्य शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने पुलिसकर्मियों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम जैसे टूल लॉन्च किए हैं, जिससे आपराधिक कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच की निगरानी की जा सके। वन स्टॉप सेंटर योजना, यह कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को संबोधित करने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सक एवं कानूनी सहायता प्रदान करता है। यह महिलाओं के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो योजनाओं में खड़े मुर्दे उठाकर आप सत्य को झुठला नहीं सकते मंत्री महोदया। यह महिलाओं के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो निर्भया कोष से धन प्राप्त करती है। माननीय महोदय, सभी राज्य सरकारों एवं प्रशासन को आदेश दिया गया है कि महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। माननीय महोदय जी, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामलों में हम आदमी 4थे नंबर पर आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा वकर की हत्या के बारे में रिपोर्ट की है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस और पॉलीग्राफ परीक्षणों के माध्यम से मजिस्ट्रेट के सामने किए गए कबूलनामे शामिल हैं, जिनकी कोई भी कानूनी वैधता नहीं है। श्रद्धा ने उस पर हो रहे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को निजी रखना चाहा। अगर ये बात सरकार तक आती तो श्रद्धा आज हमारे बीच जिंदा होती। साथ ही साथ एक विचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पैदा होते हैं, पर अब इंसान पैदा नहीं होते और न ही उनमें इंसानियत बची है। माननीय महोदय, मेरे विचारों में देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा
चुनता सदस्य। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से स्थगन प्रस्ताव की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के शिखर जी जिला में पारसनाथ में स्थित जैन धर्म स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव की पहली सूचना सुश्री अनन्या नेमान, दूसरी सूचना सुश्री निकिता विश्वकर्मा एवं तीसरी सूचना श्री भुवन विश्वकर्मा की प्राप्त हुई है। चूँकि पहली सूचना सुश्री अनन्या नेमा की पहले प्राप्त हुई है, अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ। झारखंड के शिखर जी जिला पारसनाथ पर्वत पर स्थित जैन धर्म के प्रमुख पवित्र स्थान समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और इसके संबंध में लाखों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है और आने वाले समय में वहाँ मदिरा जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाएगा जो जैन धर्म के लोगों के रचना के विपरीत है, जिसके कारण जैन लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं और ये देश के लिए ठीक नहीं है और सरकार इसे सिर्फ इकोनॉमिकली देख रही है और इसे बाकी स्थल जैसे बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर जैन धर्म के लिए ये सही नहीं है। भले ही जैन धर्म के लोग अल्पसंख्यक होते हैं और वो 0.4% से कम है, लेकिन उनकी तरफ से 24% टैक्स पे किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और ये 28% से ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और 94.1% हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अतः इस अविलंब लोक महत्व के विषय पर आज स्थगन की कार्रवाई स्थगित कर चर्चा कराई जाए। इसके संबंध में शासन का क्या कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, झारखंड के मधुबन स्थित पारसनाथ पर्वत शिखर में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर तपस्या करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए थे। सम्मेद शिखर जी की पवित्रता, गरिमा एवं दुनिया भर के लाखों लोगों की धार्मिक भावना का ख्याल रखते हुए तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में ना विकसित करके गरिमामय धर्मस्थल ही बने रहने दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मन की भावनाओं से खिलवाड़ करने के बाद यह सरकार उल जलूल से उत्तर देकर अपने कर्तव्यों से कैसे बच सकती है? अरे यह सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, अब न जाने कब जागेगी। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, धार्मिक पवित्रता के नाम पर मुगलों और अंग्रेजों के काल में भी सम्मेद शिखर जी की पवित्र अछूत बनी हुई। सरकार की इस आशय की घोषणा से पहले ही शिखर जी तीर्थ एवं पारसनाथ के आसपास शराब और मांसाहार की दुकानें खुल गई थी। ऐसे पावन तीर्थ में पर्यटन विकास से उसकी गरिमा, महत्वता, आसीनता एवं आस्था को ठेस लगेगी। इसलिए सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में ना ही विकसित करके धर्मस्थल ही बने रहने दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये एक शर्मनाक एवं देश की माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये एक शर्मनाक एवं देश की छवि को धूमित करने वाली घटना है। मेरा सदन से यह अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाए। माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ। इनकी गरिमा बनाए रखें। मुझे विशेष अधिकार भंग की निम्नलिखित सूचनाएं मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 239 के अधीन प्राप्त हुई। श्री अजय जैन सदस्य द्वारा आयोग नगर निगम इंदौर के विरुद्ध, श्रीमती प्रिया वर्मा सदस्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर के विरुद्ध मैंने युक्त सूचनाओं को मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 169 के अधीन परीक्षण उपरांत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेष अधिकार समिति को सौंप दिया है। सुश्री अनन्या सोहानी सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो पूरे देश भर में 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एवं 50 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है, आज उसी इंडस्ट्री को अपमानित किया जा रहा है। जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री से नाम और शोहरत कमाई, उन्हीं कुछ लोगों के कारण पूरी ही इंडस्ट्री को नशीले पदार्थों और ड्रग्स का आदी बताकर इस इंडस्ट्री का अपमान किया जा रहा है। ये किस प्रकार के रचनात्मक बयान है? मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस
कि हमारी ही इंडस्ट्री के एक माननीय सदस्य ने लोकसभा में इसके विरुद्ध बोला। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु वह तो पूरी ही इंडस्ट्री को नारकोटिक्स एडिक्ट और देश का भविष्य खराब करने वाली इंडस्ट्री कह बैठे। क्या ये रचनात्मक बयान सही है? मैं इनके बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ और मुझे इसमें एक ही वाक्य याद आता है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। Sir, in this industry, there are many people who are high tax payers. They are still being harassed. The entertainment industry always comes forward in any financial condition or whatever good works the government takes up. But what is being happening? Sir, our industry needs support and protection. श्री ओम शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 619 की उपधारा 3 की उपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ। महासचिव उस सदन में प्राप्त संदेश पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। मुझे तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2023 की एक प्रतिसभा पटल पर रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो उच्च सदन द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रवेश एवं अन्य शुल्क लेने को प्रतिबंधित किया गया है जिनका उल्लेख संस्थान की विवरण पत्रिका में न किया गया हो। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹50 लाख का दंड प्रावधान है। महासचिव उच्च सदन द्वारा पारित तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं उच्च सदन द्वारा पारित तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा के विगत सत्रों में पारित विधेयकों में से 2 विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति एवं 18 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई। इन विधेयकों के नाम कार्रवाई में मुद्रित किए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तथा माननीय सदस्यों की ओर से सुश्री सनाया, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की संसद वुडस्टॉक के उपाध्यक्ष हैं, तथा अन्य संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, उनका स्वागत करता हूँ। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य हैं डॉक्टर हेजल ब्राउन। सुश्री नैन्सी अहिरवार सदस्य अपनी ध्यान आकर्षक सूचना पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जब तीनों कृषि कानूनों को लागू किया, जिससे राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा, पंजाब और कई अन्य राज्यों के किसानों का प्रदर्शन जारी था। किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिसे उन्होंने करीब 1 साल तक का आंदोलन किया। इस आंदोलन के चलते सैकड़ों किसानों की जान गई और इकोनॉमी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और यही नहीं, आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाएं भी बंद रही और इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। किसी की नौकरी चली गई तो किसी का व्यापार बंद हो गया, किसी को 10 से 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो किसी के ऊपर संकट पैदा हो गया। सरकार के तीनों कानूनों के अनुसार किसान अधिसूचित कृषि उपज बाजार सीमित एपीएमसी मंडी के बाहर कृषि बिक्री और विपणन को लागू किया है, जिससे एपीएमसी के बंद होने का खतरा तो हो ही जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स किससे लेगी और उसे स्टेट डेवलपमेंट के लिए कैसे उपयोग करेगी? सुश्री प्रिया रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्जों के निशान है। घर चलाने में खुद को मिटा दिया और कहीं नहीं, वह किसान है। माननीय अध्यक्ष
एपीएमसी से बाहर बेचेगा तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वह टैक्स फ्री हो जाएगा। वो खुद पीछे रह के देश को आगे बढ़ाता है। वो किसान है साहब, मिट्टी का कर्ज चुकाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम से किसानों के लिए कृषि उपज की बिक्री की पसंद की स्वतंत्रता में वृद्धि होने की उम्मीद है और इससे किसानों को बाजारों के अधिक विकल्पों के कारण उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 161 शाजापुर के सदस्य श्री पवन सिंह की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 277(1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने वर्तमान सत्र में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाहिए। उनका निवेदन इस प्रकार है: इस सत्र की शेष बैठकों में व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहूंगा। क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 161 शाजापुर के सदस्य श्री पवन सिंह को इस सत्र की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाए? अनुज्ञा प्रदान की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन मैं श्री राजीव रंजन, श्री सुरेश चौधरी, श्रीमती रेखा भार्गव, श्री हरीश साहू एवं श्री दीपक यादव को सभापति तालिका के लिए नाम निर्देशित करता हूँ। श्री अभय सिंह सभापति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का 18वां, 19वां एवं 20वां पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। सुश्री कृपा अंदानी सदस्य याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं दमोह जिले के अटा नगर के मुख्य मार्ग से ग्राम दुनैनी तक सड़क निर्माण कराए जाने, अटा दमोह मार्ग से ग्राम लोहारी तक सड़क निर्माण कराए जाने, अटा मुख्य मार्ग से ग्राम रजपुरा तक सड़क निर्माण कराए जाने तथा हटा पटेरा मार्ग से ग्राम कोटखेड़ा बाजी तक सड़क निर्माण कराए जाने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। सुश्री दर्शिका सोलंकी, जन शिकायत मंत्री। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2023 के पुनः स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2023 के पुनः स्थापन की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2023 के पुनः स्थापन की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव में पक्ष में हो वो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव में विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2023 का पुनः स्थापन करती हूँ। सत्र के लिए निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, अतः अब युवा संसद की कार्यवाही समाप्ति की ओर है। अब राष्ट्रगान होगा, सभी खड़े हो जाएंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब सुख नामे जागे, तब सुख आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। युवा संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित।
I would like to call our director ma'am and director sir to please give views on this program. सेंट जॉर्ज कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य श्री राजेश नायक जी, संचालक श्री बाबू थॉमस जी, युवा संसद प्रभारी श्रीमती अर्चना सराठी, श्री राजेश शर्मा जी। मैं अपनी बात चंद पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगी जो कि बड़ी पॉजिटिव है। छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी। एक दर्जी था, दर्जी जानते हैं ना, जो कपड़े सिलता है। एक दिन उसका बेटा दौड़ता दौड़ता उसके पास आया, पिताजी पिताजी मेरा कुर्ता फट गया है। पिताजी ने सिर से सुई निकाली और उसका कुर्ता सिल दिया। कुर्ते में थोड़े धागे लटक रहे थे। उसने कहा ये धागे अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप इन धागों को काट दीजिए। उसने कैंची पैरों के पास से निकाली और सारे धागे काट दिए। लड़की को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि पिताजी आपने सुई सिर के पास से निकाली और कैंची पैरों के पास से, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जिंदगी में ये ध्यान रखिए, जो जोड़ने वाली चीजें हैं उन्हें अपने मस्तक पर रखिए। सुई जोड़ने का काम करती है, सिलने का काम करती है, बांधने का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है, इसलिए उसे दबा करके रखिए। नेगेटिविटी है उसमें, नकारात्मकता है, इसलिए उसे हमेशा अपने से दूर रखिए, उसे दबा करके रखिए। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मुझे आज आपकी इस युवा संसद में बहुत सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई। आप ये देखिए, जीवंतता लाने के लिए निश्चित रूप से जो भी युवा संसद प्रभारी हैं, मैं चाहूँगी आप सामने आइए। आपने जीवंतता लाने के लिए प्रधानमंत्री, आप वैसे भी कह देते तो हम लोग समझ जाते कि मोदी जी हैं, लेकिन आपने उनकी वेशभूषा में हमको लाने की कोशिश करी। अपने युवा संसद को आपने जीवंत बनाने के लिए कुछ बच्चे जो हैं उनकी मूछें दिख रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। अभी उम्र होगी उनकी मूछें आने में, लेकिन उम्र से पहले ही आपने उनकी जो मूछें ला दी। मूछें मतलब थोड़ा सा उम्र का बढ़ना, अनुभव। छात्राओं को बहुत अच्छी आपने ड्रेस पहनाई, मराठी। राजेश जी को भी बुलाइए जो सच बताएं, मैं डायरेक्टर के साथ साथ आज जज भी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस बच्चे का सिलेक्शन इस बात के लिए करूँ कि बहुत अच्छा हो, अध्यक्ष बहुत अच्छा हो। जिसको आपने अध्यक्ष बनाया, आवाज़ बहुत अच्छी, कंट्रोल करने का जज्बा बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री जी को बनाया, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा बोला। नेता प्रतिपक्ष जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, बहुत अच्छा बोले। हम जिन बच्चों को नहीं बोल पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, आप सभी ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि एक बोलने की एक भाषाई जो अधिकार होता है, एक जो आंगिक क्रियाएं होती हैं, सिर्फ बोलना ही नहीं अपने आप में पर्याप्त होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते, लेकिन वो फिर भी अपनी आंगिक क्रियाओं से बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। विद्यार्थियों ने आज बहुत अच्छा मंचन किया, एक बार जोर से तालियां आप अपने दीजिए। राष्ट्रपति का चयन बड़े सोच समझ के आप भारत की राष्ट्रपति अभी सभी को मालूम है, उनका अभिभाषण बहुत अच्छा था। एक दिन देखिए, मंचन वो सार्थक होता है। आपने देखा होगा, हम लोग जब कोई फिल्म देखने जाते हैं, अगर डायरेक्टर हमें दिखा रहा है कोई रोने वाला सीन, तो हम चाहे छिप छिप के अपने आंसू पहुंचे, लेकिन वो हमें रुला लेता है। हंसाने का जो काम है वो हमें हंसा लेता है, इसका मतलब है वो इसमें सफल है। सच बताएं,
1 घंटे, थोड़ा सा समय कम था, लेकिन उतनी देर सिर्फ ये देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ निकालेंगे बच्चे ने, ये गलती करी, ये गलती करी। कोई गलती नहीं करी बच्चों ने। बहुत अच्छा बोले बच्चे, बहुत अच्छा मंचन किया आपने, बहुत अच्छी लग रही हो आप लोग, बड़ी इस तो लड़कियाँ साड़ी वगैरह पहनने तो वैसे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये याद रखिए, ये मंचन सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि संस्था ने आपको कहा है इसलिए आपने मंचन कर लिया है। आप भारत के भविष्य में अपनी भाषा पर गर्व करिए, अपने देश पर गर्व करिए। आप ये गर्व करिए कि हम भारतीय हैं। आप इतने अच्छे देश में पैदा हुए हैं जहाँ इतनी विविधता है। पूरे विश्व में इतनी विविधता नहीं है जितनी विविधता हमारे देश में है। अपने देश पर आप पूरे समय ये सोचिए कि अगर आपको मौका मिलता है संसद में जाने का तो आप वो उन खुशनसीब लोगों में से होंगे जिन्हें, क्योंकि चुनाव जीतना बहुत कठिन है। वो समय चला गया। आज से कुछ समय पहले चुनाव लड़ लिया, अपने बढ़िया घूम रहे फिर रहे हैं, 5 साल कुछ नहीं किया, तब भी जनता वोट देगी। आज वो समय नहीं है। अगर जनता ने आपको वोट दिया तो वो आपसे हिसाब मांगेगी। अगर आप में सेवा करने का जज्बा है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़िए, क्योंकि इसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और एक दिन की संसद का मंचन करने के पीछे आपने जो संसदीय पद्धति को समझा तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, रहना भी चाहिए, क्योंकि आप इस देश का भविष्य है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए कितनी अच्छी संसद जिसमें ब्यूटी भी है और जिसमें ब्रेन भी है, इससे अच्छी संसद कहाँ मिलेगी। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। Very good afternoon, all of you. First of all, I will feel very happy to see that the students have got a wonderful opportunity to learn the process of democracy, how our Lok Sabha is functioning under the guidance of most respected people who are sitting in front of me. I would like to be very happy to see Dr. Pradima Yadav, Director of Sansadhiya Vidyapeeth, Dr. Mr. Rajesh Tiwari, and Madam Bharti Srivastav and Madam Anita. So I think Madam already last year also, I think, yeah. So this is a golden opportunity for the students to learn how the democratic system of our country is functioning. As we all are claiming that we are all claiming with great pride that we are the largest democracy of this universe, but many of us don't know how the democratic system is functioning, how our legislative assembly, Lok Sabha and Rajya Sabha is functioning. This is a wonderful opportunity for all of you to learn, even the viewers also, to learn how it is functioning. And the most important thing that tomorrow you may be the finance minister, president, or MP, MLA, or any other person of tomorrow, because you are the future of this country. I would like to appeal all of you to be the best. और आपको ये भी मालूम है, अब मैंने जब भी न्यूज़ पढ़ता है, I feel very sad that the progress report of our MLAs and MPs are very poor, unfortunately. कुछ सांसद हमारा ऐसे भी है, 5 साल में एक बार भी खड़ा हो गया, कोई सवाल नहीं पूछा। We have to change this system. So we need more qualified people for the Lok Sabha and the Rajya Sabha so that they can raise the problems of the public in a proper manner and find a solution also. अभी भी आप देख रहे हैं ना, लोक सभा में भी अभी चल रहे, तो the government is not ready to listen to the opposition, and the opposition is not ready to function the Lok Sabha or Rajya Sabha in proper manner. This is going on now. This should be changed, and I hope the new generation, more and more good people will come to the political life and be the member of the parliament, so that we can have a better democratic system. Anyway, I was noticing the performance of students since last 1 week. They were practicing here, so it was really wonderful. I had good faith, 100% faith on our students, so that they will perform better than the best. I would like to congratulate all the students who have participated in this program. So you are looking wonderful today.
and may God bless you all. And also I would like to extend my sincere gratitude to all our dignitaries who are here today on behalf of St. George family. And I think some parents are also here. Thank you very much, all of you. May God bless you. Now I would like to also call our principal sir to please honor the guest. Please, sir. Thank you, ma'am. Please bless our children.